नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 हिंदी का पाठ 8 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है शाम एक किसान। तो चलिए शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है। पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है पेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इसमें कवि शाम के दृश्य का वर्णन कर रहा है, उसमें भी किस शाम का, तो जो ठंडी के दिन होते हैं उन ठंडी के दिनों की शाम का जो दृश्य उसको बता रहा है। और यहाँ पर क्या है, मानवीकरण किया गया, रूपक के माध्यम में रूपक अलंकार बताया गया है। यहाँ पर जो पहाड़ है उस पहाड़ को क्या है, किसान की उपमा दी है, उसको किसान माना गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ मतलब यहाँ पर बोला है किसान। तो किसान, एक किसान क्या है, जो देखो यहाँ पर इसका सिर है वो कैसा है, आकाश का साफा बांधकर जैसे एक किसान बैठा हो। और यहाँ पे हाथ में क्या है, जो चिलम पीते हैं तो वो चिलम खींचता हुआ, वो भी कैसा, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो ये पहाड़ जैसा एक किसान बैठा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और इसके जो घुटने हैं इस पर यहाँ से जो क्या जो नदियाँ होती हैं वो पहाड़ों से निकलती हैं। तो जो नदियाँ यहाँ से निकल रही हैं वो ऐसी लग रही हैं कि मानो इस किसान के घुटनों पर चादर के समान पड़ी हुई है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और पास में नदी के पास में जंगल है। उस जंगल में बहुत सारे क्या है, पलाश के पेड़ लगे हुए हैं। तो जो पलाश के फूल होते हैं तो वो कैसे होते हैं, बिल्कुल पीले पीले होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे मान लो कोई आग जल रही हो, इस प्रकार के वो फूल दिखाई देते हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, और यहाँ पे क्या है, अंधकार क्या है, उसके पलाश के जो फूल हैं उसके कारण से दूर हो गया, और पूर्व में सिमटा बैठा है मतलब पूर्व दिशा में सिमट कर बैठा हुआ भेड़ों के गल्ले सा। जो किसान है वह ऐसा लग रहा है मानो भेड़ों का जो गल्ला होता है उसके समान सिमट कर बैठा हुआ है। अचानक बोला मोर, और जैसे ही अचानक मोर बोलता है, यह एक पक्षी है मोर, तो जैसे किसी ने आवाज दी, तो जैसे ही मोर बोला तो उस किसान को लगा जैसे किसी ने उसको आवाज दी। आवाज दी तो कैसे, सुनते हो, मतलब उस आवाज में उसको शब्द सुनाई दिए जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? चिलम औंधी, और इसी वक्त क्या है, नजारा बदल जाता है। शाम के दृश्य का वर्णन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पूर्व में सिमटा बैठा है, मतलब पूर्व से सिमट के जो सूरज होता है वो कहाँ जाता है, बाद में लास्ट में जब डूबता है पश्चिम की ओर, और जब पश्चिम की ओर जाता है तो दृश्य कैसा हो जाता है, शाम का हो जाता है, सूरज डूबने की दिशा में चला जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो चिलम है वह कैसी हो गई, औंधी हो गई, मतलब उल्टी हो गई, धुआं उठा, और जैसे ही वो उल्टी हुई चिलम बुझ गई, मतलब जो उसका प्रकाश था प्रकाश चला गया, और धुआं भी जो उठा था वह भी धीरे धीरे कम होने लगा, और सूरज डूबा, और जो सूरज देवता थे वह यहाँ पर डूब गए, और अंधेरा छा गया। और इस वक्त क्या हुआ, अंधेरा छा गया, मतलब यहाँ पर अब पूरी क्या है, सांझ हो गई है, संध्या हो गई है। तो इसमें क्या है, सूरज डूब गया है, अपनी जगह पे चला गया है, और जो चिलम थी वह उल्टी हो गई अर्थात बुझ गई है, धुआं उठ गया है, और सूरज डूब गया है। यहाँ पर रूपक अलंकार के माध्यम से कवि ने जो दृश्य है पहाड़ का, उस पहाड़ की कल्पना किसमें कर ली, एक आदमी में, आदमी में भी किसमें, एक किसान के अंदर कर दी है। और इस प्रकार से उन्होंने इसमें मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है, कि मतलब पहाड़ को क्या है, मानव मान करके पूरी कविता का वर्णन यहाँ पर कर दिया है। अब आते हैं अगले पृष्ठ पर, जिसमें कविता के बारे में बताया गया है। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। जाड़े का मतलब होता है ठंड की समय का वर्णन किया है।
इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहाड़ है, वो कैसा लग रहा है कि मानो कोई किसान ही बैठा हो। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान लग रहा है, मतलब जो आकाश है वह ऐसा लग रहा है जैसे मान लो उस किसान ने अपने सिर पर साफा बांध रखा हो। पहाड़ के नीचे बहती हुई जो नदी है घुटनों पर रखी चादर की समान प्रतीत हो रही है और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं, मान लो जैसे कोई अंगीठी ही जल रही हो। और पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधेरा झुंड में बैठी भीड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यहाँ पे बता रहे हैं कि पूर्व क्षितिज पर मतलब जो पूर्व दिशा है उस दिशा में जो घना होता हुआ जो अंधकार मतलब अंधेरा छा रहा है वो कैसा प्रतीत हो रहा है, तो इन्होंने बताया कि जैसे झुंड में भेड़ें बैठी होती हैं वैसा लग रहा है। और जो पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूर्य है वह कैसा लग रहा है, तो जैसे चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। जैसे आपने देखी होगी जो लोग चिलम पीते हैं तो चिलम पीते तो एक ऊपर उनमें आग जैसे बीड़ी में आग जलती, सिगरेट के पीते हैं तो ऊपर आग जलती है, ऐसी चिलम में भी क्या है आग जल रही रहती है। तो वह भी जो सूरज है वह चिलम की आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है क्योंकि आकाश का वर्णन किया गया है, जंगल का वर्णन किया गया है, तो जंगल में क्या शांति होती है, तो ये पूरा वातावरण शांत है। और शाम के टाइम तो जितने भी पशु पक्षी वगैरह होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। और अचानक मोर बोल उठता है मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है, चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो इस प्रकार से क्या है जो कविता है उसका अंत हो जाता है। अब चलते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न पर। अब इसमें सबसे पहले है कविता से। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उससे क्या है उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। तो दूसरी एक रूपता चिल्लम सूरज सी, और चौथी एक रूपता पलाश के जंगल की अंगीठी, और 5वीं एक रूपता अंधकार पेड़ों का गल्ला। अगला प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। तो शाम कब से शुरू हुई? तो सूरज के पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ ही संध्या होने का जो रंग है वह दिखाई देने लगता है, मतलब अंधेरा छाने लगता है। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तो शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। अब है, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए, मतलब इस टाइम जो आकाश है वह कैसा दिखने लगा? तो इस बीच आसमान में लालिमा छा जाती है, नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों में आकाश व दिशाएं ढक जाती हैं। अब अगला प्रश्न है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। अब हमें क्या करना है, इनको वाक्य बनाने हैं। शब्दों में बांधना मतलब वाक्य बनाने। जैसे यहाँ पे वाक्य है एक, सुनते हो। अब जैसे कबूतर है तो कबूतर, कहाँ जा रहे हो? कौवा, सुनो रात ना होने दो। मैना, तुम मनमोहक हो। तोता, तुम्हारा समय निराला है। चील, थोड़ी देर तो रुको। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। अब है कविता से आगे। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? जैसे मान लो हमें इस कविता में कलर भरने हों और इस दृश्य को पूरे कलर के साथ दिखाना हो, तो हम किन किन कलरों का या रंगों का प्रयोग करेंगे? तो इस कविता को चित्रित करने के लिए जैसे पीला सूरज बनाने के लिए, लाल उसकी किरणें बनाने के लिए, आसमानी आकाश बनाने के लिए नीला
नीला थोड़ा आकाश भी होता है, तो वो दिखाने के लिए भूरा, सफेद रंग, नारंगी, हरे और काले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। हरे रंग के लिए हम पेड़ पौधे बना सकते हैं, काले रंग से हम भीड़ वगैरह का दृश्य दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अब है शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। जैसे पक्षी हैं, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। तो पक्षी क्या करेंगे शाम की समय पर, तो चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अब शाम हो गई तो हमें जल्दी से क्या करना चाहिए, अपने घोंसलों में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शाम होने के बाद जो पक्षी होते हैं उनको दिखाई नहीं देता। फिर है खिलाड़ी, तो खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं। फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को बुलाते हैं, व जल्दी ही सभी फलों को बेचकर अपने घर चले जाते हैं। माँ घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्य के साथ कुछ समय बिताती है। पेड़ पौधे दिन भर झूमते, पेड़ पौधे शाम के समय दम साधे खड़े हो जाते, मानो विश्राम कर रहे हों। पिताजी दुकान से घर आते हैं व बच्चों के साथ समय बिताते हैं। किसान, तो किसान क्या है, खेतों के काम को समाप्त करके जल्दी से घर की ओर आ जाता है। बच्चे माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं और कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं, कोई बच्चे खेल खेलते हैं। अब है हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का चुरपुट, बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया, टीवी टी टू टू टुट टुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। जो अभी हमने कविता पढ़ी है उस कविता में और जो सुमित्रानंदन जी की अभी एक कविता और पढ़ी है, इन दोनों कविताओं में क्या अंतर है वो हमें बताना है। तो सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधियों का वर्णन किया गया है, क्योंकि चिड़िया वहां पर क्या है, आवाज करती हैं, टुट टुट और टीवी बी टी। जबकि जो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उनके द्वारा अपनी कविता शाम एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अनुपम ढंग से किया गया है, अनोखे ढंग से किया है। अब है अनुमान और कल्पना। शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीजों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। और इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। अब इसका हम जैसे बोलेंगे तो सवेरा होने लगा है, लगता है सूरज की लाल गेंद धरती की ओर लुढ़कती चली आ रही है। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे हैं, सुबह हो गई, उठो मेरी प्यारी बेटी उठो। बेटी कहती है अभी सोने दो। आगे हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर हम देखेंगे भाषा की बात अर्थात व्याकरण। यहाँ पर हम व्याकरण से देखेंगे कौन कौन से प्रश्न लिए गए हैं। तो नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर खुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे, प्रत्येक शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। अगला प्रश्न, पहले इसका उत्तर देखिए। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। आप देखेंगे या तो संज्ञा के साथ हुए, नदी क्या है यहाँ पर, संज्ञा है, नदी चादर सी तो चादर, फिर गल्ले सा तो गल्ला, फिर पर्दा सा तो पर्दे के साथ मरियल सा,
तो मरियल क्या है, विशेषण है। छोटा सा, छोटा उसकी क्या है, विशेषता, इसलिए छोटा क्या है, विशेषण है। नन्ही सी, नन्ही ये क्या है, संज्ञा भी है और यहाँ पे विशेषण भी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि संज्ञा या विशेषण के साथ इन शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे चादर, गल्ले, छोटी, नन्ही, ये क्या संज्ञा है और विशेषण शब्द भी हैं। अगला प्रश्न हमें क्या है, आंधी, दहक और सिमटा से वाक्य बनाने हैं, वो भी दो दो। तो सबसे पहले हम आंधी जो शब्द है इसके दो वाक्य बनाएंगे। शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी, वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। दहक, सुमेश गुस्से से दहक रहा था, अंगीठी में आग दहक रही थी। सिमटा, सूरज के छिपते ही कमल के फूल सिमटकर बंद होने लगते हैं। बच्चा माँ की गोद में सिमटा सा बैठा रहता है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।